हेलो फ्रेंड्स, आज हम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में से जो सिटीजनशिप पार्ट 2 था उसमें से रूल 5 to 11 इसके पहले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। उसमें से जो आर्टिकल 11 था, आर्टिकल 11 के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो आर्टिकल 11 के तहत जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को सिटीजन्स के लिए रूल बनाने की उनकी अलग से व्यवस्था थी। वो चाहे तो रूल बना सकते हैं। तो उसी जो आर्टिकल 11 है उसका फायदा लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने संसद में सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बाद उसके कुछ अमेंडमेंट्स हुए। उन अमेंडमेंट्स में से मेन अमेंडमेंट्स द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 था, और उसके बाद भी अमेंडमेंट्स हुए। तो हम वो सबको मिलाते हुए एक साथ इसमें से क्लियर करेंगे कि द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्या है। कुछ उसके पार्ट्स जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनमें से हम डिस्कस करेंगे। तो इसको जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है इसे हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक्विजिशन की, उसको नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकती है, और दूसरा टर्मिनेशन की, नागरिकता को कैसे खत्म किया जा सकता है। इन दो बातों के लिए इसमें से हम मेन पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहला बात आता है कि नागरिकता कैसे इंडिया की मिलेगी। तो वो बात इसमें 5 स्टेप्स में कहे गए। पहला है बर्थ के तहत सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया। तो इसमें से हम पहला बात करते हैं सेक्शन 3 की, बाय बर्थ। बाय बर्थ उसको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी इंडिया में। बर्थ इन इंडिया आफ्टर 26 जनवरी 1950, अगर 26 जनवरी 1950 के बाद में, लेकिन 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 के पहले अगर उसकी बर्थ इंडिया में हुई हो, पहली कंडीशन। दूसरी कहा ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987, अगर 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद में, लेकिन जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 बना उसके कमिटमेंट के पहले पैदा हुआ हो, तब उसे सिटीजनशिप मिल सकती है। इंडिया के ओरिजिन में पैदा हुआ हो। और तीसरी बात कही इन्होंने कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के पहले पैदा हुआ हो, लेकिन उसमें कहा कि इधर आप हुज पेरेंट्स इन ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब वो पैदा हुआ हो जिस समय, उस समय उसके पेरेंट्स जो है इंडिया की नागरिकता रखते हो, तब। ये बात अब थर्ड बात इसमें कह दी, ऑन और आफ्टर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 बना, उसके बाद कैसे वो इंडियन की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। बोथ ऑफ हिज इंडियन सिटीजन्स, उसके माता पिता दोनों भारत के सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता रखते हो, या उनमें से एक इंडिया की सिटीजनशिप की नागरिकता रखता हो और एक अब्रॉड, विदेश में रहता हो, लेकिन उसकी बर्थ उस समय हुई हो जब उसका एक व्यक्ति, पेरेंट्स, माता पिता में से एक व्यक्ति इंडिया की नागरिकता रखता हो। तो ये बात तो इन्होंने सेक्शन 3 में कह दी, बाय बर्थ वो इंडिया की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है। अब इसी में दूसरी बात कही, इसका जो सेक्शन 4 है वो कहता है डिसेंट। डिसेंट में कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो वो बात आती है, a person born outside of India shall be citizen of India by descent। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो भारत के बाहर पैदा हुआ, लेकिन उसके माता पिता में से किसी के नागरिकता जिस समय वो पैदा हुआ
इंडिया की थी, इंडियन नागरिकता उसको प्राप्त थी तब। और दूसरे इसमें कहा कि ऑन आफ्टर 26 जनवरी 1950 बिफोर 10 दिसंबर 1992, 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 के पहले अगर वो पैदा हुआ है और उसका फादर जो है, जिस समय वो पैदा हुआ है उसका फादर भारत की नागरिकता रखता है, तब उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। इसके बाद कहा कि अगर 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भी अगर वो पैदा हुआ है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार में एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, भारत सरकार के अधीन कार्य कर रहे हो, जब वो पैदा हुआ हो, भारत सरकार के अंडर में वर्क कर रहे हो और वो उस समय अब्रॉड में पैदा हुआ, तो भारत की नागरिकता वो प्राप्त कर सकता है। ये इसका सेक्शन 4 में है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 5, उसमें क्या बात कही गई, कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, रजिस्ट्रेशन कब हो और कैसे हो तब उसकी नागरिकता मिलेगी, वो सेक्शन 5 में कहा गया। इसमें कहते हैं पर्सन इंडियन ओरिजिन, जो व्यक्ति है वो भारत ओरिजिन, भारत मूल का हो और रेसाइड इन इंडिया 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, और जो उसने नागरिकता प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र दिया हो, एप्लीकेशन दिया हो, उसके पहले वो कम से कम 7 साल से लगातार परमानेंटली भारत में निवास कर रहा हो। अब दूसरी बात इसमें कहा कि पर्सन तो भारत का ओरिजिन का हो और किसी अदर कंट्री में रह रहा हो, किसी अदर कंट्री में रह रहा हो और उसे वहां की कंट्री में भारत की नागरिकता के रूप में वो चढ़ा हुआ हो। थर्ड बात इसमें कहा मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर कोई बाहर का व्यक्ति है और भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले या भारत की नागरिकता रखने वाले किसी व्यक्ति से वह शादी कर लेता है, मान लो भारत की कोई महिला है और उससे विदेशी शादी कर लेता है, या भारत का पुरुष है वो बाहर की महिला से शादी कर लेता है, तब उसे कैसे नागरिकता प्राप्त होगी। तो उन्होंने कहा अगर वो शादी कर लेता है और भारत में आ करके वह कम से कम 7 साल पहले से रह रहा हो जब उसने नागरिकता प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र दिया हो, तो वो नागरिकता भारत की प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वहां की नागरिकता उसकी समाप्त हो। इसके बाद कहा कि माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, माइनर पर्सन जो नाबालिग है और उसके माता पिता क्या है कि उन्होंने भारत की नागरिकता ले रखी है और माइनर है, अब्रॉड में पैदा हुआ, तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। और पर्सन ऑफ फुल एज, जो 18 साल का, फुल एज 21 साल का हो गया है, पेरेंट्स रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 6 सब रूल 1A, सब रूल 1A के तहत जो फुल एज का पर्सन हो गया है और रजिस्ट्रेशन के लिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में उसने अप्लाई किया है, तो उसे रूल 6, इसके सेक्शन 6 सब रूल 1 के तहत उसको नागरिकता दी जा सकती है। तो ये बात इसका थर्ड पार्ट, रजिस्ट्रेशन के तहत कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में कहा। अब इसका फोर्थ बात जो सेक्शन 6 में कहा वो नेचुरलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इस सेक्शन 6 में इसके उसमें कहते हैं सिटीजन ऑफ अदर कंट्री, जो दूसरे देश का नागरिक है, ही लेफ्ट सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, उसने उस देश की नागरिकता छोड़ दी और भारत में आकर के 7 साल से निवास कर रहा है, तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। और दूसरी बात कहा इन्होंने रेसाइड इन इंडिया, भारत में रह रहा है, सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 12 months गिव एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट, और वो भारत में रह रहा, भारत सरकार के अंदर वह नौकरी कर रहा है, 12 महीने के लिए अगर नौकरी कर रहा है, 12 महीने से अगर कर रहा है, तो उसको 1 महीने का रिलैक्सेशन देते हुए एप्लीकेशन का, बिफोर एप्लीकेशन जो उसने नागरिकता प्राप्त करने के लिए दी है, तो उसे नागरिकता दी जा सकती है। और इन्होंने लास्ट थर्ड कहा रेसाइड इन इंडिया 12 years, अगर भारत में 12 साल से वो कंटिन्यू निवास कर रहा है,
परमानेंट निवास रह रहा है, परमानेंट सर्विस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट लेस देन 11, और भारत सरकार के अंदर जो नौकरी कर रहा वो कम से कम 11 साल की हो गई हो, 11 साल से कम ना हुई हो, और वो भारत में रह रहा हो, ऐसी परमानेंटली भारत में रह रहा हो। तो ये कंडीशन ऐसी है जिनके तहत उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अब इसमें 5 इसके जो सेक्शन 7 कहता है इन कॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, ये 5 इसका पार्ट कहता है कि किस तरीके से जो टेरिटरीज किसी इंडिया में ऐड हो जाएंगी, जो क्षेत्र विदेश का है, मान लो भारत सरकार के अधीन जोड़ दिया जाता है तो वहां के लोग भी उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, उसके बारे में इसका सेक्शन 7 बताता है। अब फ्यू टेरिटरीज becomes part of India, the government of India shall specify that person of the territory to be citizen of India। अगर वह भारत के क्षेत्र में विलय हो जाता है उसका, या भारत उस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में जोड़ लेता है, तो वहां के जो लोग जो उस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, भारत में हो जाएंगे, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ये बात सेक्शन इनका 7 में और पार्ट 5 में बताया। तो इसमें से ये बात जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कहा कि भारत की नागरिकता वो कैसे प्राप्त करते हैं 5 स्टेप्स में, वो ये हैं। अब बात दूसरी इसमें कही कि टर्मिनेशन, जो भारत में लोगों के नागरिकता का टर्मिनेशन उनका कैंसिल कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में बात इसके टर्मिनेशन में कहा। तो इसका जो पार्ट सेक्शन 8 है रिनाउंसिएशन, उसके बारे में कहा कि कैसे सेक्शन 8 में कैसे उसकी नागरिकता को समाप्त किया जाएगा। When a male person renounces his citizenship, every minor child of his cease to be Indian citizen। अब इसमें सेक्शन 8 में इसके कह दिया है कि एक मेल पर्सन जिसने भारत की नागरिकता को घोषणा कर दी है और उसने दूसरी जगह और अपनी नागरिकता ले ली है, तब उसकी नागरिकता को समाप्त किया जाएगा, तब उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। अब इसका सेक्शन 9 कहता है टर्मिनेशन। दूसरी बात सेक्शन 9 में कहा टर्मिनेशन कैसे होगा, इफ एनी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री ही शैल सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर उसने इंडिया का नागरिक है और उसने जाकर के किसी दूसरे देश की नागरिकता को ले लिया है, तब उसे यहाँ की नागरिकता का समाप्त किया जाना निश्चित है, यहाँ की नागरिकता उसको कैंसिल कर दिया जा सकता है। अब बात आती है इसके सेक्शन 10 की डिप्राइवेशन के तहत कैसे नागरिकता समाप्त की जाएगी, ये सेक्शन 10 में इसके कहा गया। एनी फ्रॉड, अगर कोई व्यक्ति कोई फ्रॉड करता है, कोई फ्रॉड करता है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, जो नागरिकता प्रार्थना पत्र दिया है नागरिकता पाने का, तो उसमें फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, झूठे कथन करता है, कैंसिलेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, उसके जो फैक्ट्स लिखता है वो गलत लिखता है, झूठे फैक्ट लिखता है, इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। अगर कोई व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त करने का रजिस्ट्रेशन देता है उसमें झूठे फैक्ट लिखता है, अपने तथ्यों को छुपाता है, झूठे फ्रॉड करता है और झूठे स्टेटमेंट देता है, तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। अ पर्सन हैज डील्स लॉयल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वह व्यक्ति जो भारत के संविधान के प्रति ईमानदार नहीं है, वह व्यक्ति जो भारत के संविधान के प्रति ईमानदार नहीं है और वह विदेश के गुण गा सकता है या कहीं और उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, पर भारत के संविधान के प्रति उसकी निष्ठा नहीं है, तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। इसके बाद कहा ड्यूरिंग वार ही अनलॉफुली ट्रीटेड विद द एनिमी रिस्ट्रिक्शन, अगर उसने जो कोई युद्ध हो रहा है भारत से और दूसरे विदेश से उसने विद्युत तरीके से मेल मिलाप रखा या उसने भारत की कोई बात लीक करी या युद्ध में उसका साथ दिया, तो भी उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद कहा कि
जब अगर कोई ड्यूरिंग वार, अगर कोई युद्ध के समय वह अगर उसका साथ देता है तो उसे 5 साल के लिए उसको हटाया जाएगा और उसे 2 साल से ऊपर की उसको सजा दी जाएगी। अब इन्होंने कहा रेसाइड आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली, अगर कोई भारत के बाहर 7 साल से लगातार वह भारत के बाहर किसी दूसरी कंट्री में निवास कर रहा है कंटिन्यू और भारत में नहीं आया है, 7 साल से दूसरी कंट्री में निवास कर रहा है और वहां की नागरिकता ले लेता है या वहां रहने लगता है परमानेंटली, तो उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो टर्मिनेशन करी कि नागरिकता को कैसे समाप्त किया जाएगा, और ये 5 बातें कही कि किसी व्यक्ति की नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जाएगा। अब जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इसका मेन पार्ट जो है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 19 जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 है, वो इसका मेन एक्ट जो संशोधित करके बना वो है। और उसमें सबसे एक मेन पार्ट याद रखने वाली है कि डबल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता का प्रावधान उसमें रखा गया। कुछ ऐसे विशिष्ट कंट्री है, 16 स्पेसिफाइड कंट्री, 16 विशिष्ट कंट्रियों को इसमें से नाम दिया गया, जिनमें से उनमें डबल नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ये 2003 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2003 में कहा गया। और वो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल और साइप्रस, सिबान, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये ऐसी 16 कंट्री दी गई है। इन 16 कंट्री को कहा गया है कि 2003 के CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान इसमें से जो अमेंड किया गया। अब इसके बाद में जो और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ जो लिमिटेड चीजें थी जिनको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जरूरी है उनको याद रखना। तो वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 को मिक्स करके इसमें हमने एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि याद हो गया होगा। इसके बाद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पार्ट 3 में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।